हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत अभ्यास में। हमने भी लास्ट वीडियो पढ़ा था व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। व्यंजन की परिभाषा बताई थी हमने और व्यंजन के प्रकार बताए थे। व्यंजन हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और जो चौथा माना गया संयुक्त व्यंजन। बाकी सब आपने उस वीडियो में पढ़ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पर्श व्यंजन से। नंबर 1, देखिए स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए मुख के विभिन्न भागों से मतलब है कि जो हमारे मुख में क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जीव हमारे उच्चारण स्थान को छुएगी, तालु को छुएगी, दांतों को छुएगी, मुख के अंदर अंदर जो क्रियाएं होंगी, तो उसका मतलब है मुख के विभिन्न भाग से जो स्पर्श होके बोले जाएंगे वे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या 25 होती है और इन व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों से मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पैवर्ग। मतलब कैसे लेके लगातार जो 5 वर्ण आए कै, खे, गे, घे, अंगा, तो उनका नाम रख दिया कवर्ग। जो चा से लेके लगातार 5 वर्ण आए च, छ, ज, झ, व, उनका नाम रख दिया चवर्ग। तीसरा टैवर्ग, तै से लेके लगातार जो 5 वर्ण आए हमारे टे, ठे, डे, ढे, ण, तो उसका नाम रख दिया टवर्ग। चौथा तवर्ग, तै, थे, ध, ध, न, जो तै से लेकर लगातार 5 वर्ण आए उनका नाम रख दिया तवर्ग। ऐसे ही पैवर्ग, पै से लेकर लगातार जो 5 वर्ण वो पैवर्ग में आए। तो हमारे एक वर्ग में 5, 5 पंजे 25, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। इनके कुछ और नाम भी हैं। देखिए नंबर 1, स्पर्श व्यंजन को जो छोटा नाम है, लघु नाम है, वो कूचू टूतू पू है। कूचू टूतू पू मतलब संस्कृत में जब भी कु बोला जाएगा कु, तो कु का मतलब होता है कवर्ग। चू का मतलब आएगा चवर्ग, टू से मतलब टवर्ग, और टू से मतलब तवर्ग, पू से मतलब पवर्ग। अर्थात ये पांचों वर्गों का जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका लघु नाम है कूचू टूतू पू। नंबर 2, वर्गीय व्यंजन। ये हमारे 25 जो व्यंजन हैं ये वर्गों में बटे हैं 5, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गाक्षर, देखिए कि वर्गों में बटे हैं, इसलिए वर्गों में बटे होने के कारण प्रत्येक वर्ग का अपना अपना अलग वर्ण है, इसलिए इनको वर्गाक्षर भी कहा जाता है। नंबर 4, उदित वर्ण। स्पर्श व्यंजनों को उदित वर्ण ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लघु नाम था कोचो टुतु कु। कु की जो समय कु है, कु से बना कवर्ग, चू से बना चवर्ग, टू से टवर्ग, और टू से टवर्ग, और पू से पैवर्ग। तो जब हमने यहाँ लिखा तो ये सबके जो ऊ थे हमारे, इन ऊ की इत संज्ञा का लोप हो जाता है। तो ऊ की इत संज्ञा लोप हो जाने के कारण इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। फिर नंबर 5 है हमारा कैसे लेके मात्रक की वर्ण। स्पर्श व्यंजन में का से स्टार्ट होता है और मा पे खत्म होता है। तो आपसे जब भी कहीं पूछा जाए कि कैसे लेके मात्रक के वर्ण आते हैं तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नंबर 2 है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में, देखिए मुख्य के जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात जिनको बोलते पे घर्षण हो, जो वायु की जो वायु होती है और प्लस प्राण वायु दोनों को एक साथ इस्तेमाल हो, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, शा, सर, स और है। ऊष्म व्यंजनों को शल प्रत्याहार में गिना जाता है। प्रत्याहार इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। तो आप शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो 4 वर्ण आते हैं वो ये चारों होते हैं हमारे, तीनों शा और हा। इसके बाद आया हमारा नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंत माने अंदर, स्थ माने स्थित, जो बोलते समय मुख के अंदर ही स्थित रहे। अर्थात जिन वर्णों के, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण करने में प्राणवायु
अंदर ही स्थित रहे, अंदर ही स्थित रहे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। या, वा, रा और ला। देखिए जिन वर्णों के अर्थात मतलब हम जो है बोलेंगे ना, तो जो हमारी वायु प्राणवायु और सांस ये अंदर अंदर स्थित रहेगी। बोलिए या, वा, रा, ला, और अंदर अंदर बोले जाएंगे। तो अंतः स्थित, अंतः माने जो बोलते समय अंदर ही स्थित रहे, तो वे हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संख्या 4 या, वा, रा, ला, इनको यण प्रत्याहार में गिना जाता है। यण प्रत्याहार में परिगणित, अर्थात इनको यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। देखिए इस प्रकार हमने मुख्य प्रकार 3, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। अभी हमने स्पर्श पढ़े, स्पर्श की संख्या कितनी थी? 25। फिर आया हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म की संख्या थी हमारी 4। फिर हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ की संख्या थी हमारी 4। 25, 4, 29, 4, 33, यानी संस्कृत में कुल व्यंजन वर्ण 33, जिनको हल भी कहा जाता है। स्वर कितने थे? 9, और व्यंजन कितने? 33, जो कि पाणिनि ने माने हैं। चौथा प्रकार आया हमारा संयुक्त व्यंजन, जिसको महर्षि पाणिनि ने नहीं माना। संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। मिश्रित व्यंजन अर्थात 2 वर्णों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संख्या इनकी 3 होती है। छा, त्रा और ज्ञा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3। देखिए जो छा है और त्रा और ज्ञा, छा जो बना है कै प्लस शै प्लस ए, जोड़ के बनता है हमारा छा। त्रा, तै प्लस रै प्लस ए, जोड़ के बनता है हमारा त्रा। ज्ञा, जय प्लस वह खाली प्लस ए, जोड़ के बनता है हमारा ज्ञा। ठीक, ये हमारे 2 वर्णों के मेल से बने हैं। तो का प्लस शा मिलके बना छा, ता प्लस रा मिलके बना त्रा, जय प्लस ये मिलके बना आ। तो सब में ही लगना है, क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। तो इन दोनों को जोड़ के बना हमारा ज्ञा। अब देखिए हमने का कहीं और पढ़ा, का हमारा किस में आया था? स्पर्श व्यंजन में पढ़ा था। शा कहाँ पढ़ा था? ऊष्म व्यंजन में। अब इन दोनों को जोड़ के बना छा, तो पाणिनि ने कहा इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों वर्णों की गणना हो चुकी है एक बार, तो पाणिनि ने इसको नहीं माना। दूसरा, तय प्लस रै मिलके बना त्रा। अब ता हमने कहा पढ़ा था? स्पर्श व्यंजनों में, तो ता उसमें गिन नहीं आ गया एक बार। उसके बाद है रा, रा हमने कहा पढ़ा था? अंत से पढ़ा था यावा रा ला, तो रा की गणना भी इसमें हो गई। अब जो इन दोनों को जोड़ा बन गया ता। पाणिनि बोले मैं नहीं मानता इनको, क्योंकि पाणिनि का मतलब
जब इन दोनों की गिनती ऊपर हो गई तो इसको मैं क्यों मानूं, उन्हें इसको नहीं माना। इसके बाद आया हमारा ज्ञा। ज्ञा बनता है जय प्लस ये खाली मिलकर। तो जय हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन में, ये भी हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन में। अब इन दो को जोड़ के बना ज्ञा। पानी ने इसको भी नहीं माना क्योंकि इनकी गणना ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए संयुक्त व्यंजनों को मुख्य रूप में नहीं रखा जाता। तो पाणिनि के अनुसार जो व्यंजन है वो हमारे 3 होंगे, स्पर्श पुष्प अंतस्थ। स्पर्श 25, अंतस्थ 4, पुष्प 4, संख्या हो गई में मिला के 33। और संयुक्त को गिना नहीं जाता। व्यंजन के बाद हमारा आया अयोग बाहा। अयोग बाहा देखिए अयोग, अगर हम बोले योग और योग के आगे ए लग गया तो क्या अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है ना। जो योग ना हो करके भी वहन अर्थात गिने जा रहे हैं, मतलब पढ़े जा रहे हैं, किसमें, संस्कृत में, वे अयोगवाह कहलाते हैं। और देख लीजिए कि वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात हमारे संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला क्या है, माहेश्वर सूत्र, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े गए, हमें उसमें नहीं लिखे गए, ठीक, लेकिन ये संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं हमारे, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। देखिए अयोगवाह अर्थात जो योग ना होकर के भी बहन अर्थात गिने जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो वे अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। नंबर 1 अनुस्वार। नंबर 1 अनुस्वार। देखिए अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु, जो ये है बिंदु, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे कम माना लिख करके हमने अनुस्वार लिख दिया, बाल कम, माँ की आवाज देगा ये, हमने माना लिख करके अनुस्वार लगा दिया। ऐसे रामम, तो जो हमारा वर्ण के ऊपर बिंदु लगेगा वो अनुस्वार है। विसर्ग नंबर 2। देखिए विसर्ग होता है जो वर्ण के अंत में लगे, दो गोले रूप में लिखा जाए और है की ध्वनि को प्रकट करे, वो विसर्ग कहलाता है। जैसे राम लिखा हुआ है, राम के आगे 2 गोले, हम इसको पढ़ेंगे राम, पढ़ क्या रहे हैं, आवाज आ रही है हा की, और लिख क्या रहे हैं 2 गोले। श्याम 2 विसर्ग, पढ़ क्या रहे हैं श्याम, और आगे हा श्याम। ग्राम, तो जो वर्ण के अंत में लगे और है की ध्वनि प्रकट करे वह विसर्ग कहलाता है। इसके बाद आया हमारा तीसरा सॉरी नंबर 4 नंबर 3। नंबर 3 आएगा हमारा जीव मूल्य। देखिए जीव मूल्य कै और खे से पहले, कै और खे से पहले, से पहले, कै खे से पहले जो आधे विसर्ग, जो आधे विसर्ग, क्या कैसे पहले जो आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए उसे जीवा मूल्य, से जीवा मूल्य वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ठीक, देखिए 2 वर्ण याद रखिए इसके लिए आप, कै और खे। कै खे से पहले हम पढ़ते हैं आधे विसर्ग। आधा विसर्ग क्या होता है, देखिए विसर्ग का शुद्ध रूप होते हैं 2 गोले, 2 गोले। वो कह रहा है कि जो आधे विसर्ग के रूप में, तो देखिए हमने आधा तो मिटा दिया ऊपर का और आधे मिटा दिया नीचे का, अभी कैसे आ गए हमारे आधे, आधा विसर्ग। ठीक, अगर ये कै
से पहले हो तो ऐसे करके लगाऊंगा, और ख से पहले हो ऐसे करके लगाऊंगा। तो अगर कै और ख से पहले जो आधे विसर्ग होंगे वो हमारा जीवा मूल्य वर्ण कहलाएगा। याद रखिए, देख लीजिए। और कै ख से पहले जो आधे विसर्ग के रूप में होगा वो हमारा जीवा मूल्य वर्ण कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। बालकाः, बालकाः क्रीडति, बालकाः क्रीडति। तो देखिए कैसे पहले, इस वाले कैसे पहले आधे विसर्ग, इस वाले का से मतलब नहीं है, इस वाले का से पहले, तो इसे क्या कहेंगे? जीवा मूल्य वर्ण। एक बार देख लीजिए। बालकाः खेलति, खा से पहले अगर आधे विसर्ग लिखा होगा तो वो हमारे जीवा मूल्य वर्ण कहलाएंगे। सिर्फ आपको दो वर्ण याद रखने हैं, कै और ख। इसका प्रयोग हमारे संस्कृत में कम ही होता है। ये हमारा रामायण पढ़ेंगे उसमें लिखा मिलेगा आपको, और वेदों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग है। ये हमारे पाठ्यक्रम में कम है इसका प्रयोग। तो आप ऐसा समझ, बस खाली दो वर्ण याद रखिए आप, कै और ख से पहले जो आधे विसर्ग होंगे तो वो जीवा मूल्य वर्ण कहलाएंगे। कभी कभी हमें विकल्प से ऐसे भी मिल जाता है, वो ये ना देकर के पूरी विसर्ग पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे बालकाः क्रीडति, तो कैसे पहले विसर्ग है वो पूछ ले कि कैसे पहले विसर्ग है। चार ऑप्शन दे दे वो आपको, जीवा मूल्य वर्ण या उपधमानीय वर्ण या स्पर्श वर्ण या ऊष्म वर्ण। तो आपको ध्यान रखना कैसे पहले जो वर्ण तो वो हमारा जीवा मूल्य कहलाएगा। ऐसे ही ख से पहले आ जाए, इसके आगे ये विषय लगा करके आप ये लगा लो, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? खा से पहले हो जाएगा। देख लीजिए, बालकाः खेलति। ठीक, क्या कैसे और ख से पहले ये हमारा विकल्प से मिलेगा, विकल्प से। तो आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि कैसे पहले विसर्ग तो जीवा मूल्य है, कैसे पहले विसर्ग तो जीवा मूल्य, लेकिन जो शुद्ध है वो आधे विसर्ग है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे मिल जाता है एग्जाम में। तो आप बस दो चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे पहले आधे विसर्ग तो जीवा मूल्य, कैसे पहले आधे विसर्ग तो जीवा मूल्य। और अगर ऐसे आता है, अगर वो आधे विसर्ग ना दे एग्जाम में आपको, तो ऐसे भी आप याद रख लेना, क्योंकि विकल्प से ऐसे भी आ जाते हैं। नंबर 4 है हमारा उपधमानीय वर्ण। इससे पहले पढ़ा जीवा मूल्य। जीवा मूल्य मतलब कै और ख से पहले, बिल्कुल सेम इसी का हो जाएगा। देखिए पै और फै से पहले जो आधे विसर्ग के रूप में लिखा जाएगा वो उपधमानीय वर्ण है। पै और फै से पहले आधे वर्ण, जैसे वृक्षाः पतति, तो यहाँ पे पा है, पा से पहले जो आधे वर्ण है ये क्या है? हमारा उपधमानीय है। वृक्षः फलति, तो फा से पहले आधे विसर्ग क्या कहलाएगा? ये उपधमानीय है। देखिए जीवा मूल्य में और उपधमानीय में सिर्फ इतना अंतर है, कै और ख से पहले विसर्ग आधे तो है जीवा मूल्य, और पै और फै से पहले आधे विसर्ग तो वो कहलाएगा उपधमानीय। देखिए विकल्प से इसमें ही मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी इसको बताया था जीवा मूल्य में कि वो पूरे आधे विसर्ग लिख करके पूरे लिख एग्जाम में पूरा मिल जाए हमें। तो वृक्षाः पतति, वृक्षाः फलति, तो पै से पहले विसर्ग और फै से पहले विसर्ग ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उपधमानीय वर्ण। बस दो वर्ण उसमें, दो वर्ण इसमें। कै खे से पहले आधे विसर्ग तो जीवा मूल्य है, पै फै से पहले आधे विसर्ग तो उपधमानीय। ठीक, तो अयोगा हमारे कितने हुए? 4। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 जीवा मूल्य और नंबर 4 उपधमानीय। अब इसके आगे का नया टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप सबसे अनुरोध है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको संस्कृत में पढ़ा सकूं। तो आप लोग सब बने रहिए।